Steffi, you can go live now. Good evening, dear doctors and patients. I, Steffi Verghese from Hetero Healthcare, on the occasion of World Ankylosing Spondylitis Day, I warmly welcome all of you to this awareness program on ankylosing spondylitis, a form of arthritis. Today, we are honored to have with us renowned pain and rehabilitation specialist Dr. Abhinav Singh from Patna, who will share valuable insights about ankylosing spondylitis. Dr. Abhinav Singh has done MBBS, MU, MD, PMR from CMC Vellore, Fellowship in Palliative Medicine from CMC Vellore, Fellowship in Interventional Pain Management, FIPM. He is ex-assistant professor, ESIC Medical College and Hospital, Bhita. He is also ex-senior resident, IGIMS Patna, ex-senior resident AIIMS Patna. Dr. Abhinav Singh is pain and rehabilitation consultant at GG Visha Pain Clinic, Kankarbaag, Patna. If you have any questions regarding ankylosing spondylitis, you can write them in the comment box. At the end of the webinar, Dr. Abhinav Singh sir will address all your queries. So let's begin with the program. Sir, over to you. Okay, thank you very much for a kind introduction. So this today is World Ankylosing Spondylitis Day, and it is every year celebrated on the first Saturday of the month of May. The purpose is to involve doctor, patient और उनके साथ जितने लोग होते हैं जो जो इससे सफ़र कर रहे हैं या जो जो लोग इसके ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हैं, सब मिलके मरीजों का अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। और बिकॉज ऑफ थ्रू दिस अवेयरनेस कैंपेन लोगों को कुछ मिथ्स होती है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, बैक पेन के बारे में, कुछ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज एआई टूल्स है जो समटाइम्स अनकंट्रोल्ड विपन होता है, मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है, जब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। एक चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी जीपीटी हो, कोई भी सर्च इंजिन हो या कुछ भी हो, वो जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसा ही वो काम करेगा। वो एक तरह का जिन्न है, आप उससे जैसा काम चाहेंगे वो वैसा ही काम आपको करवाएगा। तो ये बात हमेशा आपको ख्याल में रखना है अपने कि उस जिन को कैसे हैंडल करें। तो होता ये है कि सिर्फ बैक पेन, अगर आप कोई सर्च करेंगे मुझे बैक पेन है और क्या मुझे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हो सकता है आपका सर्च इंजन आपको बता दे हाँ, और उसके बाद आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना है कि मेडिकल साइंस में या किसी भी बीमारी का हमेशा इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है, जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं होता है। इंडिविजुअलाइज मतलब आपका समस्या है वो आपके हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा, ना कि एक जनरल चलेगा। बेस्ट एग्जांपल है, अगर हमें कोई भी दवाई लेनी है तो वो दवाई किस मात्रा में लेनी है, वो दवाई का साइड इफेक्ट है या नहीं है, या एक्सरसाइज अगर होना है तो क्या एक्सरसाइज होना है, उसका साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो ये सब चीज हम लोगों को अपने दिमाग में हमेशा रखना है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जैसे एक आदमी है, उसका बचपन कैसा गुजरा है, उसका जेंडर क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या रहा है बचपन में, वो सब कुछ मिल करके ये डिसाइड करेगा कि बैक पेन में क्या हो रहा है, नहीं होना है, कितना पेन टॉलरेंस है। जैसे महिलाओं में पेन टॉलरेंस पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा होता है, वो ज्यादा दर्द को बर्दाश्त करती हैं कंपेयर टू अ मेल। ये प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि उनका शारीरिक रचना वैसा होता है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती है, अकॉर्डिंगली वो चेंज करता रहता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हम ज्यादा एआई डिपेंडेंट ना हो अपने ट्रीटमेंट के लिए और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ये चीज हमेशा हमेशा दिमाग में रखें। और कुछ कुछ जो एक भ्रांति है हमारे समाज में, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे समाज में बैक पेन को लेके और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को लेके। कुछ लोग हमेशा मेरे पास आते हैं, आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। और मैं पूछता हूँ क्यों लगता है, क्योंकि मैंने गूगल सर्च किया था, मैंने ये सर्च किया था, जीपीटी पे किया था।
तो आप जीपीटी से जो पूछेंगे वो हाँ में हाँ मिलाएगा, याद रखिएगा। तो इस बात का ख्याल रखते हुए कुछ कुछ मिथ्य हैं, कुछ कुछ अपभ्रंश हैं समाज में, जिसको समझना जरूरी है। पहला कि बैक पेन हमारा 3 तरह का होता है और उस तीनों के आधार पे आगे का निर्णय होता है कि हमें क्या करना है। एक्यूट बैक पेन जो हमें 1 महीने के अंदर में हुआ है, किसी कारण से हुआ है, ये हमें पता लगाता है। दूसरा सब एक्यूट होता है जो 4 से 12 हफ्ता में होता है, मतलब 1 से 3 महीने के आसपास में होता है। और तीसरा क्रोनिक होता है जो 3 महीने से ज्यादा होता है। जब भी आप जाएंगे तो आपका जो भी क्लिनिशियन होगा, फिजिशियन होगा, वो ये चीज जरूर आपसे पूछेंगे, कब से था, कितने दिनों से था, कैसे था, कैसे शुरू हुआ, कहाँ कहाँ जाता है, क्या कमर तक ही रहता है, क्या कंधे तक ही रहता है, गर्दन तक ही रहता है, कृपया अपने पेन को डिस्क्राइब करें। तो ये सब चीज जानना जरूरी है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कोई भी पेन को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या स्ट्रेस फैक्टर है, किसमें आपका दर्द बढ़ जाता है, एग्जैगरेटिंग फैक्टर क्या है, आराम में कैसा होता है, काम में कैसा होता है, झुकने में कैसा होता है, गर्दन हिलाने में कैसा होता है, एक्सरसाइज करने में क्या होता है, फायदा होता है, नुकसान होता है। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि समझना और समाधान निकालना संभव है। तो होता है क्लिनिशियन के लिए मस्ट है। अगर वो किए बिना कोई क्लिनिशियन कोई एक रिपोर्ट पे, कोई एक लक्षण पे डायग्नोसिस नहीं होता है, वो हमेशा हॉलिस्टिक होता है और टोटलिटी पे होता है। इसलिए ट्रीटमेंट भी कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ एक ही दवाई खानी है या एक दवाई फेल हो गया तो ट्रीटमेंट फेल हो गया। सो अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना होता है। सो कॉमन मिथ्स क्या क्या है? कुछ मिथ्स हैं जो मुझे डे टू डे ओपीडी में देखने को मिलता है अपने पास, जब लोग आके बोलते हैं कि मुझे दर्द है, और जनरली यंग एज ग्रुप में होता है। जब उसके पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि इसका पोस्चर ही खराब है और को लगता है चोट वोट लगा होगा, खेलने कूदने में लगा होगा, इसलिए इसको बैक पेन हो रहा है। ये बहुत बड़ा है कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि गलत पोस्चर के कारण, गलत इंजुरी के कारण बैक पेन हो। बैक पेन का बहुत सारा कारण हो सकता है। हाँ, बैड पोस्चर और इंजुरी एक कॉमन कॉज है। जैसे बैड पोस्चर का आज के डेट में सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग जितना टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए हैं, उतना ज्यादा ये दिक्कत होती है। जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठ रहे हैं। कुछ लोग, जैसे जिन लोगों को मोबाइल तो आज के डेट में एक तरह का एडिक्शन है, जब लोग रील पे रील देखते हैं और स्क्रॉल करते जाते हैं, उनका गर्दन में आप देखेंगे कि हमेशा वो बोलेंगे गर्दन में दर्द रहता है, थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चीज मानना होगा। आप गर्दन में दर्द है और गर्दन में जकड़न है, उसके लिए वो इन्फ्लामेटरी है या नॉन इन्फ्लामेटरी है, ये पता आपके क्लिनिशियन ही लगा के आपको बता पाएंगे। हो सकता है कि आप गर्दन एक ही पोस्चर में रखते हो और आपको आदत लग गई हो मोबाइल देखने की, और जैसे ही आप गर्दन घुमाएंगे वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। या गर्दन में चोट लग गई हो लेकिन किसी कारण से, और जब भी आप खींच रहे हैं तो दर्द हो रही है। ये चीज बहुत बड़ा मिथ है कि हमेशा पोस्चर और इंजरी के कारण ही होते, कि दर्द हुआ कब पीठ में मतलब कोई इंजरी हुई। या कुछ लोग हैं जो लॉन्ग ड्राइव करते हैं लंबे समय तक, जॉब के कारण या किसी कारण से लंबी ड्राइविंग करते हैं या बाइक का लंबा समय यूज करते हैं, उनको भी बैक पेन होता है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। तो लेकिन उसका समाधान भी है कि रेस्ट से, थोड़ा एक्सरसाइज से, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग से वो इम्प्रूव कर जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा मिथ एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन के बारे में ये है कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ मर्दों में होता है। ऐसा ही बात नहीं है। हाँ, मर्दों में ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल या महिलाओं की तुलना में, लेकिन होता महिलाओं में भी है, महिलाओं में भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है। ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज किसी को भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि लोग जाते हैं खुद ब खुद, दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ और एक एक्सरे करवा लिए, या गर्दन दर्द हुआ, ये एक्सरे करवा लिए और एक्सरे में कुछ नहीं निकला। फिर ये मान लेंगे कि अरे एक्सरे तो नॉर्मल है तो कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्सरे या इमेजिंग में निगेटिव होते हुए भी एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, पहली चीज। दूसरा ये है कि अगर किसी का एक्सरे हुआ, एक्सरे में अमूमन हम हड्डी देखते हैं, मसल्स उतना अच्छा नहीं दिखता है, तो अगर मसल का प्रॉब्लम होगा तब दिक्कत होगी।
जो हड्डी या इनिशियल स्टेज ऑफ एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें कुछ भी नहीं दिखना एक अमूमन बात है। तो अगर हर बार एक्सरे को ही सही मानना ये गलत होगा। चौथा एक और कॉमन है कि अगर कमर का दर्द हो तो हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वो उसको वर्सन कर सकता है। हाँ, वर्सन करता है या कर सकता है अगर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं किया गया हो तब। प्रॉपर एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जैसे हम प्रॉपर अमाउंट में दवा, प्रॉपर डोज में दवा नहीं लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, वैसा ही प्रॉपर एक्सरसाइज या क्लिनिशियन गाइडेड एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये क्रोनिक बैक पेन बद से बदतर हो सकता है। अगर क्लिनिशियन है, उसने एग्जामिन किया कि ये जो दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत का एक सबसे कॉमन कारण है ये कि उसको मसल का टीयर हुआ है, तो मसल टीयर हुआ है तो उसमें एक्सरसाइज का रोल नहीं है, उसमें रेस्ट का रोल है। लेकिन अगर जकड़न है, स्टिफनेस है, तो उसमें एक्सरसाइज का रोल है और प्रॉपर एक्सरसाइज का रोल है। अब ये होता है कि अगर किसी भी आदमी को दर्द है और वो एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज किए जा रहा है तो एक साइड का मसल ठीक होगा, दूसरे साइड का नहीं होगा। तो ड्रग और एक्सरसाइज दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी होता है। और हर दर्द में रेस्ट और आराम इज द बेस्ट क्योर, ये एक अलग ही मिथ है। हर दर्द में रेस्ट का रोल नहीं है और हर दर्द में एक्सरसाइज का भी रोल नहीं है। रेस्ट करते हैं, जैसे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रेस्ट में ये दर्द बढ़ता है, इसलिए लोग अमूमन अर्ली मॉर्निंग सुबह में आपको बोलेंगे कि मेरा दर्द एग्जैगरेट कर गया या मेरा दर्द बढ़ गया है। तो मेरा दर्द एग्जैगरेट करने का एक कारण इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, उसमें रेस्ट में बढ़ जाता है। लेकिन रेस्ट करते भी हैं, अगर कोई मसल टीयर है, बोन का फ्रैक्चर है, तो रेस्ट से भी आराम होता है। और रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता है, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके उस ग्रुप ऑफ मसल्स को, उस ग्रुप ऑफ बोन को रेस्ट देना भी मायने रखता है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा कि कमर दर्द हुआ है तो उम्र हो रहा है इसीलिए कमर दर्द हो रहा है, ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। नो डाउट एज के साथ अगर हड्डी कमजोर हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो एजिंग के साथ होता है, लेकिन वो भी मैनेजेबल है। लेकिन हर कमर दर्द को एजिंग नहीं कह सकते हैं। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिस एज ग्रुप में होता है वो अमूमन यंग एज ग्रुप होता है, 20 से 40 वाला एज ग्रुप होता है, उसको होता है, तो उसको तो एजिंग आप नहीं कह सकते हैं। ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिस एज ग्रुप में होता है वही इस मिथ को गलत साबित करने के लिए कि बैक पेन इज अ जस्ट पार्ट ऑफ एजिंग। नो, नॉट एट ऑल। इट कैन बी इफ इट इज अ डिजेनरेटिव डिजीज, तो डिजेनरेटिव है डिजीज है तो उसका समाधान निकालेंगे। सातवां है कि देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसको मैनेज करना आसान है, नो डाउट। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें को कंट्रोल किया जाता है, बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से नहीं मिटाया जा सकता है। तो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को है और कोई अगर उस आदमी को ये क्लेम करता है कि उसको हम जड़ से मिटा देंगे, जड़ से ठीक कर देंगे, तो विश्वास रखिए वो आपको ठग रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि अगर आपको कह दे रहा है कि बिल्कुल 3 महीना में हम ठीक कर देंगे, 4 महीना में हम ठीक कर देंगे, सिर्फ पेन मैनेजमेंट इज नॉट ओनली मैनेजमेंट ऑफ एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपका हड्डियों, खास करके रीढ़ की हड्डियों का जो हड्डियां कमजोर होती हैं उसके कारण दिक्कत आता है। तो उस कमजोरी जो हो सकता है कि पेन वो नहीं कंट्रोल हो रहा हो, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि देयर इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इट कैन बी मैनेज्ड एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड। आठवां ये चीज एक और मिथ है कि अगर आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हो गया तो आप डिसेबल्ड हो जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। नो, नॉट एट ऑल। इफ यू आर इन टच विथ अ रिहैब फिजिशियन, नेवर आई कैन से, बट इफ one important thing is follow the instructions of your doctor, get it diagnosed early। जिस समय अगर आप कोई रिहैब फिजिशियन के टच में हैं
या पेन फिजिशियन के टच में है, जितना जल्दी, जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा डिसेबिलिटी को कंट्रोल करना। अगर आप डिसेबल्ड होकर के जाएंगे तो उसको इम्प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे एक बहुत अच्छा साधारण एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज आपका आंख खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप चश्मा पहनेंगे। आंख तो ठीक करना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से, और ऊपर वाले का बनाया हुआ जो चीज है हमारे पास, अगर वो एक बार खराब होगा तो वो खराब होगा। उसको का जो फंक्शन है उसको हम एबल्ड कर सकते हैं, उसके फंक्शनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। हम चश्मा पहन करके अपनी दृष्टि को ठीक कर सकते हैं, अपने विजन को ठीक कर सकते हैं, आंख को ठीक नहीं कर पाते हैं। मैं खुद भी चश्मा पहनता हूँ जब दूर की चीजें देखने के लिए, ड्राइविंग के समय डेफिनेटली मुझे मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा आंख प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं चश्मा अभी नहीं पहना हुआ हूं तो मैं देख नहीं सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, थोड़ा धुंधला दिखेगा दूर का चीज। तो ये याद रखना है, डिसेबिलिटी तब होती है जब आप अपने साथ बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक अच्छे पेन फिजिशियन की कांटेक्ट में रहेंगे, प्रॉपरली रिहेबिलिटेटेड रहेंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखना है, ये लिमिटिंग डिजीज है, इस डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन, दुर्भाग्य से हमारे देश में इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होती है कि समस्या कभी कभी हाथ से बाहर निकल जाती है, लोगों का जकड़न ये सब आ जाता है, तब उसको मैनेज करना, हैंडल करना मुश्किल होता है। तो इनिशियल स्टेज में डिसेबिलिटी कैन बी मैनेज्ड। और हर अर्थराइटिस अगर क्रैक कर रहे हैं या कुछ तरह की आवाजें निकल रही हैं, उसके कारण अर्थराइटिस हो सकती है, ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों का फिजिकल स्ट्रक्चर ही वैसा होता है। आजकल ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हर अर्थराइटिस क्रैकिंग बैक के कारण नहीं हो सकता है, वो आपके लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है, आपके खान पान के भी कारण हो सकता है कि वो मसल्स वीक हो रहा हो, जंक फूड आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, आपका वेट गेन हो रहा हो। तो ये सारा कुछ को इन टोटलिटी देखना है। ऑलवेज रिमेंबर, क्रैकिंग योर बैक कॉजेज अर्थराइटिस इज अगेन अ मिथ। सो कब हम क्रोनिक बैक पेन, हमें बहुत दिनों से दर्द है तो हम कब लें? क्रोनिक बैक पेन, जो मैंने पहले भी कहा, इट इज समथिंग विच इज मोर देन 3 months और मोर देन 12 वीक्स। और अर्ली मॉर्निंग जब हम उठ रहे हैं तो पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, हम चल नहीं पा रहे हैं, और मोटा मोटी ये जकड़न जो है सो आधे घंटे से ज्यादा कम हो, तो हमें डेफिनेटली ये अलार्म बेल है कि आपके अंदर कुछ तो कुछ गड़बड़ है। इमीडिएटली किसी पेन फिजिशियन से मिलिए एंड प्लान कीजिए कि आगे का क्या करना है। तीसरा चीज है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपका एक्टिविटी इंप्रूव करता है और पेन बेहतर होता जाता है, जकड़न बेहतर होता जाता है। और जैसे जैसे रेस्ट में आप जाते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं या सो करके जागते हैं, उठते हैं, उस वक्त आपका ये बढ़ जाता है, तो वो बताता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने पेन फिजिशियन से मिलिए। अगर आपके घर में किसी को एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या कोई दूसरे तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है तो नो डाउट बी इन द फॉलोअप। फॉलोअप में जाना, वेट रहना कोई बुरी चीज नहीं है। ये हाँ, एक चीज और हमारे समाज में ये होता है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर के पास गए हैं तो कुछ तो कुछ दवाई लिख ही दे, जरूरी नहीं है। फॉलोअप का मतलब कुछ तो कुछ दवाई लिखना नहीं होता है। फॉलोअप में मतलब प्रॉपर जांच कराना। दवाई की नहीं जरूरत है, वेल एंड गुड, नहीं जरूरत है तो नहीं लिखेंगे। तो ये चीज भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रॉपर अमाउंट, सही दवाई और लिखना और सही समय पे खाना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंखों में लालीपन आना, जिसको यूवियाइटिस करते हैं, बार बार दर्द होना, दूसरे दूसरे जोड़ों में दर्द होना, जकड़न होना, ये हमेशा अगर 3 महीना से ज्यादा है तो डेफिनेटली आके जाके अपने पेन फिजिशियन से मिलिए, उनसे सॉर्ट आउट कीजिए कि क्या क्या कारण हो सकता है और क्या क्या इश्यूज आ सकती है। नाउ आज जो पहला शनिवार है मई महीने का, जिसको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के तौर पे मनाते हैं, इसके बारे में कुछ मेडिकल डिटेल में बता रहा हूँ, लेमैन लैंग्वेज। काइंडली एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट अप्लाई एवरीथिंग ऑन यू, इट इज ओनली फॉर द अवेयरनेस कैंपेन। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रीटमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड, नेवर जनरलाइज्ड। तो मैं जो अभी बोलने वाला हूँ बस अवेयरनेस के लिए कि अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने पेन फिजिशियन से मिलिए।
सो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के एक तरह का होता है जिसमें दर्द होता है, सूजन होता है स्पाइन के आसपास में, और सैक्रोइलियक जॉइंट होता है उसके नीचे, मतलब हमारा जिस बटक जहां पे हम बैठते हैं, ग्लूटियस रीजन है, वहां पे बैठने पर या वहां दबाने पे दर्द ऐसा महसूस होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन पे होता है। तो एक लक्षण है, ये सिर्फ एकमात्र लक्षण है। हर बार जब हम अपने बटक के ऊपर बैठ रहे हैं तो उसके कारण दर्द हो तो उसको एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं कहेंगे या एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वन ऑफ द रीजंस कह सकते हैं। और हमेशा याद रखना है ये सिर्फ हड्डियों की ही डिजीज नहीं है, ये दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। इसका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपका ब्लड का जांच बार बार आपके डॉक्टर करवाते रहते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि उससे एक्टिविटी डिजीज का पता चल सके। ये आपके स्प्लीन को भी इफेक्ट कर सकता है, लिवर को भी इफेक्ट कर सकता है, किडनी को भी इफेक्ट कर सकता है, ये बात हमेशा याद रखना है। सो प्रॉपर फॉलोअप का यही इंपॉर्टेंस है कि ये एक सिस्टेमिक डिजीज है जो कि अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स को देखना है, तो इसके लिए हमेशा रेगुलर फॉलोअप में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन आमूमन ये 20 से 40 के एज ग्रुप में लोगों को होता है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि मर्दों में औरतों की तुलना में ज्यादा है। और रेशियल बैकग्राउंड नो डाउट एक मायने होता है, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन में ये कंपैरेटिवली कम होता है, हमारे यहाँ होता है। अब मैंने ये कहा था कि एक्सरे इमेजिंग वाली बात, दो टाइप का ये बीमारी होती है, एसपीए होता है। एक रेडियोग्राफिक जो एक्सरे में दिख जाता है, एक नॉन रेडियोग्राफिक होता है जो एक्सरे में नहीं दिखता है। तो ये चीज ख्याल रखना है कि एक्सरे वाला मतलब जॉइंट के में एक्सरे आप देखेंगे तो हड्डियों में डॉक्टर आपके बोलेंगे कि अंतर आ रहा है, कुछ चेंजेस दिख रहा है, वो जो चेंज होता है वो रेडियोग्राफिक एसपीए होता है। नॉन रेडियोग्राफिक में ये एमआरआई में विजिबल नहीं भी हो सकता है, एमआरआई में ही विजिबल होता है, एक्सरे में विजिबल नहीं होगा। इसलिए एमआरआई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपका हड्डी नॉर्मल आया है, फिर भी आपके डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद कह रहे हैं कि भाई एक एमआरआई करवा लो, तो बेहतर होगा करवा लेना। सो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? ये एक इंफ्लामेटरी डिजीज है जो वक्त के साथ रीढ़ के हड्डियों का को फ्यूज करता है, जोड़ने लग जाता है। अब रीढ़ की हड्डियां हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होता है, हमको आगे झुकना है, बैठना है, गर्दन घुमाना है, इधर घुमाना है, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, हर रीढ़ की हड्डी का अलग अलग काम है। जैसे हमारा गर्दन का है कि ये लगभग ये 180 डिग्री पर घूमता है साइड टू साइड, नीचे से लेके ऊपर भी देखेंगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा भी जाता है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर जॉइंट को जो घूमना है वो घूमना थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके बीच में डिस्क भी होता है, वो भी प्रॉब्लम देता है, ये चीज हमेशा याद रखेंगे। अगर ये जुट गया तो हंस्ड पोस्चर आता है, लोग ऐसा कुबड़ा ऐसा जिसको कहते हैं, क्योंकि गर्दन के पास थोड़ा सा सूजन टाइप का आएगा और वहां के कारण लोगों को दिक्कत होती है। और इस एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से मोटा मोटी 1% वर्ल्ड पॉपुलेशन अफेक्टेड है, ये भी ध्यान में रखना है। अब साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दर्द भी होगा, स्टिफनेस या टाइटनेस या जकड़न जिसे कहते हैं वो भी होता है, दूसरे जॉइंट्स उसमें इन्फ्लेम्ड होते हैं। अब जॉइंट इन्फ्लेम मतलब सिर्फ मैं रीढ़ की हड्डी बात कर रहा हूँ तो रीढ़ की हड्डी ही सिर्फ हो या बीच वाली, ऐसा नहीं है। हमारा रिप्स हो सकता है, हमारा कंधा हो सकता है, हमारा घुटना हो सकता है, हमारा एरी हो सकता है, कोई और जॉइंट भी हो सकता है। रिप्स अगर इन्वॉल्व होता है तो उसके कारण हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। अब श्वास लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे छाती को पूरा फैलना चाहिए और पूरी तरह सिकुड़ना चाहिए। ये इसमें जकड़न आने के कारण श्वास में दिक्कत होती है। अगर श्वास में किसी को दिक्कत होगी तो बार बार निमोनिया होगा, इन्फेक्शन होगा, सर्दी खांसी, मौसम बदलेगा, लोग कहेंगे सर्दी खांसी बढ़ गई है, बार बार होता है, जकड़न होता है। तो जकड़ने के कारण आप अगर आपका लंग्स चेस्ट एक्सपेंशन लिमिटेड है, मतलब लंग्स का एक्सपेंशन लिमिटेड है, और अगर लंग्स का एक्सपेंशन लिमिटेड है तो फिर आप आगे
नहीं जा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो और प्लस दूसरा इसमें जो मैंने कहा सिस्टेमिक डिजीज है, उसमें आंखों में रेडनेस आना, लालीपन आना, बार बार दिखना, ये एक भी कभी कभी ये भी होता है एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कि लोग आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनको डायग्नोज करके कहते हैं कि भाई लग रहा है कि आपको एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, HLA-B27 करवा लीजिए, जाकर के अपने डॉक्टर से एक बार मिलिए, पेन फिजिशियन या रिया फिजिशियन से मिलिए। और बार बार बुखार लगना, थकान ऐसा रहना, वो भी एक लक्षण होता है। भूख घट जाना, वेट लॉस होना, ये भी होता है। चमड़ियों में बार बार रैशेस होना, उसमें चेंजेस आ जाना, ये एक लक्षण हो सकता है। और पेन, दर्द, लूज बॉवल मूवमेंट में इंफ्लेमेटरी बॉवल डिजीज भी कहते हैं। कभी तो लोग कहते हैं कि मुझे बार बार पतला पैखाना हो रहा है, फिर कहते हैं कि नहीं बार बार मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैं हार्ड स्टूल पास कर रहा हूँ, तो वो इरेगुलरिटी एक सिम्टम हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ एक इसमें से जितना मैंने बताया, इसमें से एक सिम्टम हो जरूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ एक शुरू में दिखे और सारे सिम्टम्स बाद में आए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ऑलवेज इट इज एन इंडिविजुअलाइज्ड डायग्नोसिस और जनरलाइज्ड नहीं होता है। तो हमेशा अपने क्लिनिशियन के कांटेक्ट में रहे। फैक्टर रिस्क जैसा बताया मैंने, यंग एज ग्रुप 20 से 40, 30 साल की उम्र में अमूमन 12 आना और 75 to 80% लोगों को ये दिक्कत आती है। फैमिली हिस्ट्री में होता ही होता है एक रिस्क। और क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सोरियासिस, ये सब अगर किसी को है तो वो भी डेवलप कर सकता है। HLA-B27 एक स्पेसिफिक जीन का पॉजिटिव होना एक इंडिकेशन होता है। लेकिन HLA-B27 के बारे में ये चीज याद रखना है या ये चीज समझना है कि HLA-B27 पॉजिटिव मतलब एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। हर HLA-B27 पॉजिटिव एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अमूमन HLA-B27 पॉजिटिव होता है। अब एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या डायग्नोज हो गया और ये लंबे समय तक अनट्रीटेड चला गया, तब क्या क्या हो सकता है? स्पाइन में फ्रैक्चर हो सकता है, हमारा रीढ़ का हड्डी टूट सकता है। अब अगर रीढ़ का हड्डी टूटेगा तो रीढ़ की हड्डी के पास से जो भी नस आता है वो नस दबेगा, नस दबेगा तो फिर आपके पैर में झिंझिनी होना, हाथ में झिंझिनी होना, और न्यूरोपैथिक पेन उसको कहते हैं, उसका भी सिम्टम कभी कभी सबसाइड कर जाता है। दूसरा ये होता है कि वर्टिब्रा फ्यूज कर जाता है, जुट जाता है। अब इसके जुटने के कारण आपका मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका लंबर वर्टिब्रा है, कमर का वर्टिब्रा ये फ्यूज कर गया। अब ये फ्यूज तो कर गया तो अब आप क्या नहीं कर पाएंगे? आपको अगर घर में झाड़ू लगाना है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, घर में पोछा देना है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपका जमीन पे कोई कागज गिर गया, पेन गिर गया या कुछ उठाने के लिए आप झुकना मुश्किल हो जाएगा, तब आप पूरी तरह बैठेंगे तब लेके उठ के खड़ा होंगे। ये फ्यूज वर्टिब्रा के कारण होता है। या मान लीजिए किसी का गर्दन में वर्टिब्रा फ्यूज हो गया, तो अभी जैसे मेरे बगल में मेरा साथ अगर कोई बैठा है तो मैं गर्दन घुमा के बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी का फ्यूज गर्दन का वर्टिब्रा है तो वो पूरी तरह घूमना पड़ेगा, उसको देखेंगे पूरा बॉडी को वो रोटेट कर रहा है तभी बात कर पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं तो गर्दन दोनों तरफ दिखा के देख करके तब क्रॉस करते हैं, ये रोड क्रॉस करने में भी तकलीफ होने लगेगी, हर बार उस आदमी को बार बार घूमना पड़ेगा और ट्रैफिक, बिजी ट्रैफिक में भी दिक्कत आना शुरू हो सकता है ऐसे लोगों को, ये भी ध्यान रखना है। अब किसी को बार बार दर्द हो रहा है या वर्टिब्रा इरेगुलरली किसी भी साइड में फ्यूज करना शुरू हो जाएगा तो काइफोसिस कहते हैं, पोस्चर गलत खराब हो जाएगा। गलत पोस्चर के कारण भी हो सकता है और गलत पोस्चर में लंबे समय दर्द के कारण कोई भी आदमी एक कंफर्टेबल पोस्चर में जाता है तो वो कंफर्टेबल पोस्चर में के कारण भी काइफोसिस डेवलप कर सकता है इन लॉन्ग टर्म। अब हड्डियों की दिक्कत है, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी का कमजोर होना भी एक कारण होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस को भी देखना होगा। मैंने पहले भी बताया कि सिस्टेमिक डिजीज है तो दिल में या हार्ट में के धड़कनों में दिक्कत आ सकती है, हार्ट का साइज चेंज कर सकता है, ऑर्टाइटिस हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, हार्ट का डिजीज हो सकता है, नर्व डैमेज भी होता है, हो सकता है क्योंकि नर्व, बोन, मसल सबको एक साथ चलना है
तो एक अगर डैमेज होगा तो दूसरे पे भी इफेक्ट आएगा। डायग्नोसिस कॉमनली एक्सरे होता है, दूसरा एमआरआई होता है। सपोज किसी को एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरे एक बार डायग्नोज हो गया, तो मेरे पास बहुत बार मरीज आते हैं कि मैं वर्षों से खा रहा हूं लेकिन मैं हर 6 महीने पे एक बार एक्सरे करवा लेता हूं। प्लीज बी केयरफुल, एक्सरे एक तरह का रेडिएशन है, तो आपको हमेशा रेडिएशन एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। रेडिएशन एक्सपोजर आप बार बार लेते रहेंगे तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन उस एक्सपोजर के कारण आएगा। अगर डायग्नोज हो गया है, अगर ट्रीटमेंट प्लान चेंज नहीं होना है, तो प्लीज काइंडली डोंट लुक इनटू द एक्सरे रिपीटेडली। बार बार अगर आप देखेंगे, रिपीट करते रहेंगे, आप ट्रबल में। पहला पैसे की बर्बादी, दूसरा अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर। वो तब देखते हैं जब हमारा ट्रीटमेंट प्लान या मैनेजमेंट प्लान चेंज होता है, तभी मैं एक्सरे करवाता हूँ। अदरवाइज मैं एक्सरे एक बार करवाता हूँ जब मुझे डायग्नोसिस करनी होती है। एमआरआई नो डाउट हैज अ बेटर रोल, वो थोड़ा अर्ली स्टेज में पता लगाने में मदद करता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगेन एमआरआई की अवेलेबिलिटी हर जगह है या नहीं है, एमआरआई का टाइम लगना में 45 मिनट लगभग लग ही जाता है एमआरआई करने में, तो वो सबको देखते हुए एक्सरे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, नो डाउट एमआरआई हैज अ रोल। ईएसआर एक होता है जो कि इंफ्लेमेटरी डिजीजेस कोई भी हो तो उसमें बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार बढ़ा हुआ ईएसआर जो है सो हमारा इंफ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नो, नॉट एट ऑल। स्पेशली अगर आप देखेंगे, सपोज आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी ईएसआर बढ़ जाता है। कुछ लोगों में अमूमन बढ़ा हुआ रहता है, जैसे महिलाओं में जब वो उनका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस वक्त भी ईएसआर कंपैरेटिवली ऑन द हायर साइड होता है, क्योंकि यूट्रस में एक तरह का इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ये चीज भी ध्यान में आपको हमेशा रखना ही है कि ईएसआर रेज्ड है या नहीं है। और जेनेटिक टेस्टिंग HLA-B27 मैंने पहले भी बताया कि ये पॉजिटिव होने का संभावना ज्यादा है, तो ये चीज देखना ही होगा। अब क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, NSAIDs, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, फ्लॉक्सिरा, ये सब यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि ये अथाह यूज नहीं होता रहे। इसका इफेक्ट कितना है और साइड इफेक्ट कितना है, दोनों को बैलेंस करके ही चलना है। ऐसा नहीं कि ये दवाई ओवर द काउंटर अवेलेबल है तो हम इसको ऐसे ही लेके खाते रहें क्योंकि हम पेन फ्री हो रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग NSAIDs, क्योंकि NSAIDs अगर लंबा और बेवजह का लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। हर दवाई दो धारी तलवार है, अगर सही मात्रा में सही पर्पज से लेंगे उसका इफेक्ट आएगा, नहीं लेंगे साइड इफेक्ट आएगा। कोई दुनिया में नहीं रोक सकता है साइड इफेक्ट आने से। इसीलिए याद रखना है कि डॉक्टर या क्लिनिशियन के गाइडेंस में ही दवाई लें। बायोलॉजिक्स हाँ यूज होता है, जिसके कारण डीमार्ट्स होता है जो इन्फ्लामेशन और पेन को घटाता है, और इसका पर्पस ये होता है कि बद से बदतर होने में एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को रोकता है, जिसमें एडालेमुमाब, इन्फ्लिक्सिमैब, ये सब दवाइयों का यूज है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है एंटी इन्फ्लामेटरी डोज के रोल के तौर पे, और कभी कभी बीच बीच में देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हो गया एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो उसको लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, नहीं। बीमारी को कंट्रोल करने के लिए लेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस के लिए दूसरा दवाई देके मेंटेनेंस में रखेंगे पेशेंट को, तो ये हमें फायदा होगा। तो स्टीरॉइड का भी बहुत सारा, स्टीरॉइड एक तरह का हार्मोनल चेंजेस भी ला सकता है लॉन्ग टर्म देने पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप स्टीरॉइड ले ही नहीं, क्योंकि आपको डिजीज कंट्रोल करने के लिए अगर स्टीरॉइड की जरूरत है तो लीजिए, लेकिन कंट्रोल करने के बाद उसको धीरे धीरे टैपर डाउन करना होता है। इसीलिए बैलेंस्ड स्टीरॉइड डेफिनेटली जरूरत पड़ने पर लेना है। हर मरीज को स्टीरॉइड की जरूरत हो बिल्कुल नहीं, लेकिन लाइफ लॉन्ग हो बिल्कुल नहीं, लेकिन लेना है, हाँ हो सकता है लेना है तो लेना है तो लेना है। वो डोज वक्त ही बताएगा। कभी कभी इंजेक्टेबल्स भी देना पड़ता है, जैसे प्रेडनिविक ये सब लोग देते हैं, तो सैक्रोइलिक जॉइंट के पास जा करके इन्वेसिव ट्रीटमेंट से, क्योंकि अगर ओरल टैबलेट्स नहीं काम कर पा रहा है या हमें अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो डेफिनेटली इट विल बी अ हेल्प फॉर अस। तो सर्जरी अगर
अगर एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सर्जरी का रोल है, अगर जॉइंट का डैमेज बहुत ही ज्यादा हो गया है, उसके कारण आपका दिनचर्या अफेक्टेड हो गया है, तो सर्जरी में बी रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। तो लेकिन वो हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, एक्सप्लोरिंग अदर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हैज अ रोल। अब आती है बात कि एक्सरसाइज क्या करना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज का डेफिनेटली हैज अ रोल, क्योंकि वो स्टिफनेस को रिड्यूस करता है, बद से बदतर होने से बचाता है। एंड मेरे पास ऐसे ऐसे भी मरीज हैं जो सिर्फ मिनिमल डोज एनएसआइड्स पे हैं और वो लॉन्ग टर्म पे सिर्फ एक्सरसाइज पे मैनेज कर रहे हैं। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ना, उस कॉम्प्लिकेशन को वो रोक सकता है और डिले कर सकता है। तो एक्सरसाइज को बतौर मेडिकेशन लेंगे तो नो डाउट इट हैज अ बिग रोल टू प्ले। अब नॉन ड्रग ट्रीटमेंट क्या है फॉर एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? नॉन ड्रग ट्रीटमेंट इज प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मेजर अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी क्लिनिशियन और अ रिहैब फिजिशियन। अब एक्सरसाइज बहुत जगह मैंने देखा है, प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा हो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो। कौन सा एक्सरसाइज करो, कौन से मसल्स पे काम करो, कौन से मसल को स्ट्रेच करो, कौन से मसल को स्ट्रेंथन करो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड आपका क्लिनिशियन करेगा। वो क्लिनिशियन को पता होना चाहिए क्या काम करना है। थेरेपिस्ट आर जस्ट एन एग्जीक्यूटिंग पीपल। जैसे कोई भी दवाई लिखना है तो आपका ये कंपाउंडर या नर्सिंग स्टाफ ये डिसाइड करता है कि क्या देना है, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड कर रहा है। सेम अप्लाइज टू एक्सरसाइजेज एंड द थेरेपी। सो जब भी आप जाएं अपने क्लिनिशियन को बोलिए कि सर एक बार देखिए तो क्या एक्सरसाइज करना है, या आप बताइए तो क्या करना है। क्योंकि अगर आपके क्लिनिशियन नहीं बता पाएंगे तो एक्सरसाइज का भी साइड इफेक्ट आता है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। दूसरी चीज है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ये बहुत मायने रखता है। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग मतलब हमें कहीं घर के बाहर जाना है, खाना है, पीना है। अब खाने के लिए बहुत दो तीन तरीका होता है। हम आगे झुक के खाने के पास जाएं, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल था, जो जब हम पालथी मार के जमीन पे बैठ के खाते थे, उसमें हम खाना जमीन पे होता था और हम बीच में थोड़ा हम झुकते थे, थोड़ा हाथ ऊपर आता था। डाइनिंग टेबल स्टाइल में थोड़ा एक्टिविटी घट गया है हमारे कमर का और गर्दन का, तो उसमें हाथ भी आ जा सकता है। लेकिन अगर आपका शोल्डर इन्वॉल्व है तब आप क्या करेंगे? अगर आप गर्दन ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं तो एकदम फिक्स्ड हो जाएगा, हर बार हाथ जाएगा आएगा जाएगा आएगा। तो ये चीज देखना है। अगर ड्रेसिंग करना है, हमें कपड़ा पहनना है, सपोज किसी को एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और वो झुक नहीं पा रहा है, तो वो अपना पैंट कैसे पहनेगा, पैजामा कैसे पहनेगा, वो इफेक्टेड होगा। तो इसलिए थेरेपी का पर्पस या एक्सरसाइज का पर्पस सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं होता है, इसकी भी ट्रेनिंग होती है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ रिहैब फिजिशियन। का रोल यहीं पे बहुत ज्यादा होता है। जैसे नहाने पेशेंट को जाना है, अब नहाने की ट्रेनिंग कैसे होगी, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को काम करना है, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ क्लिनिशियन। तो नहाने के लिए बाल्टी है, मग है, वो बाल्टी और मग पे कैसे झुकेगा ताकि ले सके, वो बैठ पा नहीं रहा है, जमीन पे घूम नहीं पा रहा है, लिमिटेड मोबिलिटी है, तो ये भी देख रहा होगा। अब टॉयलेटिंग, इंडियन सर्कमस्टांसेस में टॉयलेटिंग का ये होता है कि दो तरह का कॉमनली, एक इंडियन टॉयलेट हम लोग कहते हैं, एक वेस्टर्न टॉयलेट कहते हैं, कमोड कहते हैं जिसे हम। तो इंडियन टॉयलेट में या इंडियन स्टाइल में आदमी को स्क्वैट करके या जमीन पे बैठना पड़ता है, पैर को मोड़ करके, और फिर उठना पड़ता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी हो जाता है हमारा कमर का, खास करके जब हम बैठ के खड़ा हो रहे हैं तब। तो उसको भी, उसमें किस ग्रुप ऑफ मसल्स पे काम करना है, कौन सी एक्टिविटी को मॉडिफाई करना है, या घर को ही पूरा मॉडिफाई करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना है। मतलब बैठे हुए हैं, अभी मैं इस चेयर पे बैठा हूँ और थोड़ी देर के बाद दूसरे चेयर पे जाके बैठना है, या दूसरी जगह पे बैठना है, सोफा पे बैठना है, चेयर से सोफा पे जाना है, या चेयर से उठ के बेड पे जाना है। तो वो ट्रांसफरिंग की भी रिहेबिलिटेशन में बहुत बड़ा रोल है। सो रिहेबिलिटेशन इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, मॉडिफाइंग द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन एंड योर लाइफस्टाइल, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। अब जब मैं बोलता हूं, लोगों को एक बहुत बड़ा वहम है कि सिर्फ ड्रग ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है। नो, ड्रग का जैसे साइड इफेक्ट होता है, अगर गलत ड्रग गलत मात्रा में चल गया तो उसका साइड इफेक्ट होगा, उसी तरह
गलत एक्सरसाइज का भी साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लिनिशियन मॉनिटर्ड एक्सरसाइज होना चाहिए। आपके क्लिनिशियन को पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सरसाइज करवाना है, कौन सा छोड़ देना है। ये जब तक नहीं पता चलेगा, ये बताना मुश्किल है। मान लीजिए उसने गलत एक्सरसाइज किसी ने कर लिया और उसका मसल्स का टीयर हो गया। एक तो पहले से जकड़न, उस जकड़न में ये टीयर, पहले का दर्द, इस मसल टीयर के कारण दर्द, हर चीज एग्जैगरेट हो जाएगा, बैकफायर कर जाएगा। इंसान एक्सरसाइज करना ही छोड़ देगा। जैसे ही एक्सरसाइज मोबिलिटी छूटेगी, वैसे ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, स्टिफनेस बढ़ेगा। सो ट्रीटमेंट फॉर एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मोबिलिटी, बट अंडर द गाइडेंस। तो अब क्या क्या एक्सरसाइज करना है, हम फिर मैं बता रहा हूं। जो भी एक्सरसाइज होना है, इट हैज टू बी क्लिनिशियन मॉनिटर्ड। ये बेसिक और कॉमन एक्सरसाइजेस हैं जो हर कोई को करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग कितना करना चाहिए? इनिशियल स्टेज में जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उतना कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी से हेल्प होगा, मसल का स्टिफनेस घटेगा, सूजन घटेगा, दर्द घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर सही तरीके से करेंगे तो दर्द में आराम होगा ही होगा, ये चीज याद रखना है। स्विमिंग अगर आप कर सकते हैं, जॉगिंग करते हैं, वेल एंड गुड। हाफने वाला या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेफिनेटली मस्ट है, क्योंकि आपका, जो मैंने पहले भी बताया, कि अगर चेस्ट का एक्सपेंशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो आपको निमोनिया ये सब बार बार होने का, चेस्ट का, लंग्स का इन्फेक्शन बार बार होने का रिस्क है। और प्रॉपर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये जो थकान वाली चीजें होती हैं, वो थकान वाला भी घट जाएगा। रीढ़ के हड्डी के आसपास का ये आमूमन है, तो कोर स्ट्रेंथनिंग डेफिनेटली हेल्पफुल है। बैलेंस ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, एक्टिविटीज करना है, तो बैलेंस भी आना लोगों के पास जरूरी है। कुछ एक्सरसाइजेस मैं दिखा रहा हूं जो कि क्वाइट हेल्पफुल होगा, लेकिन वो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उतना ही कीजिएगा जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर दर्द बढ़ रहा है, दर्द एग्जैगरेट हो रहा है, इमीडिएटली अपने क्लिनिशियन से मिलिए। इश्यूज हैज टू बी सॉर्टेड आउट। ऐसा अगर कोई कहता है कि एक्सरसाइज का साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो ब्रीजिंग एक्सरसाइज है, ये कॉमन आप है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह करना होता है प्रॉपरली, आपको लेट करके। और ये जब भी ब्रीजिंग एक्सरसाइज करते हैं, स्लो करना है, स्लोली ऊपर आना है, धीरे धीरे नीचे जाना है। 5 सेकंड के लिए रुकना होता है और धीरे धीरे कमर को नीचे लाना होता है। और हिप और पेल्विक रोटेशन बिल्कुल डेफिनेटली इट हैज टू बी डन। 5 सेकंड के लिए रुकिए, उसके बाद दोनों साइड में घुटने को मोड़िए और करिए, लेकिन धीरे धीरे कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, बोन्स आर फ्रेजाइल, तो मसल टीयर और या बोन में फ्रैक्चर होने का रिस्क है। या बहुत तेजी से करेंगे तो आउटकम ही नहीं आएगा। हमको सारा चीज स्ट्रेच करना है, तो धीरे धीरे करेंगे और करके हम लाएंगे, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत होती है। हिप एंड पेल्विक रोटेशन, अगेन इट इज अ गुड एक्सरसाइज। हम सब ने बचपन में देखा ही है सुपरमैन, तो सुपरमैन वाला पोज करने से भी फायदा होगा। ऑलवेज रिमेंबर 5 सेकंड फंडा। 5 सेकंड फंडा मतलब, जब भी मैं बोलता हूँ, हर चीज को 5 सेकंड के लिए स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स कर देना है, फिर स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है। 5 से 10 बार कीजिए, उतना ही कीजिए जितना आप टॉलरेट करते हैं, पहली चीज, और जितने में दर्द आपका एग्जैगरेट नहीं करता है। दूसरा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेफिनेटली हैज टू बी डन बाय ऑल पेशेंट्स ऑफ एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आप अपने रिब्स के ऊपर या पेट के ऊपर रख करके श्वास ले सकते हैं, खींच सकते हैं, रोकिए श्वास, फिर निकालिए, नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए। ये करने से भी फायदा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो पेट के ऊपर थोड़ा सा वजनदार कोई मोटा किताब या 1 किलो तक का वजन रख के उसको ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, ये भी हेल्पफुल होगा। सो कॉमन टिप्स टू मैनेज एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑलवेज मूव डेली, जितना हो सकता है उतना कीजिए। जितना अपने ज्वाइंट्स को, जहां जकड़न है, जितना फ्लेक्सिबल कर सकते हैं उतना फ्लेक्सिबल कीजिए। पोस्चर प्रॉपर मेंटेन कीजिए। स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए, कि सो दैट आपका एनर्जी प्रिजर्व एक्टिविटीज में आपको हेल्पफुल होगा। ऑल दो कभी कभी लोगों में ये होता है कि स्लीप से डरते हैं, कि जब भी हम सोने जाते हैं, उठते हैं, तो मुझे दर्द होता है। प्लीज मेक श्योर यू नीड एन एनर्जी टू हील। एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, और प्रॉपर मसल्स को रेस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। सिर्फ कमर दर्द ही नहीं देखना है, पूरे बॉडी को देखना है। प्रॉपर कंफर्टेबल वेल कुशन शूज पहनिए,
और पेन है तो गर्म चीज का ज्यादा यूज है, मॉइस्ट हीट से भी आप सेक सकते हैं और वो आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा। कोल्ड हीट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा चांस है कि कोल्ड का कंप्रेशन या में ये एग्जैगरेट कर सकता है दर्द। नट सेल और काम की बात, इट इज नॉट ऑलवेज मैकेनिकल। कोई भी कमर का दर्द हो तो हर बार मैकेनिकल ही हो, कोई चोट ही कारण हो या पोस्चर ही हो, नहीं। हो सकता है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो, अर्ली में डायग्नोज होगा, अर्ली में आप इंटरफेरेंस करेंगे तो डेफिनेटली वो बेहतर होगा। एंड मूवमेंट जितनी जल्द हो सके, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट इज, always remember, treatment is not only drugs, treatment is drugs plus non pharmacological as well। दोनों का बैलेंस में चलना जरूरी है। So be in touch with a good clinician who can manage all these things, pharmacological things as well as non pharmacological or activities of daily living or any exercises। So any questions are welcome, and that's all for the day। Thank you। Questions on the shoes. सवाल है काजल जी से। My mother-in-law is suffering from chronic back pain and knee pain. What is to be done for this? Sorry? My mother-in-law is suffering from chronic back pain and knee pain. What is to be done for this? Is my voice audible? Yes. Yes. First comment, sir. My mother-in-law is suffering from chronic back pain and knee pain. What is to be done? Okay. First of all, on a lighter note, you have to decide what is the age of the mother-in-law. If you reveal the right age, you may be in trouble because you are not supposed to reveal the right age of a ladies. Anyway, since she is a mother-in-law, she is having chronic back pain and a knee pain. One of the reasons in a female, someone who is around 50 years or more and post menopause, one of the reasons can be the degenerative disease, degenerative bone problem can be there again, and that has to be ruled out. If knee pain is there, how long this knee pain is there? So osteoarthritis, yes, it is one of the reasons. Back pain, it can be because of ankylosing spondylitis, or it can be because of some degenerative disease, or it can be spondylolisthesis, जिसमें रीढ़ का हड्डी आगे पीछे हो जाता है, तो उसको भी रूल आउट करना जरूरी है। तो टोटलिटी में विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकता है, B12 की कमी के कारण भी हो सकता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, ये सब भी कारण होता है कॉमन। लेकिन सिंस इज अ फीमेल, समवन अराउंड 50 इयर्स, डेफिनेटली वन ऑफ द कॉमन कॉज, कॉमन, आई एम यूजिंग द वर्ड कॉमन, इट इज नॉट द फैक्चुअल कि यही हो, इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। Thank you, sir. There is another question from Faisal. Does homeopathy work well for AS? Can I take just homeopathy and skip English medicine? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे पास लोग हमेशा आते हैं और बोलते हैं। पहली चीज, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं, मुझे एलोपैथी का ज्ञान है, हेमोपैथी के ऊपर कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी चीज आप लेते हैं, कोई भी पैथी लेते हैं, प्लीज बी केयरफुल। अगर उसका नुकसान है या नहीं है, इस दुनिया में अगर कोई कहता है कि इस दवाई का कोई नुकसान नहीं है, वो आपको ठग रहा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, रोज खाएंगे तो हमें मोटापा होगा, मोटापा एक बीमारी है। अगर जो खाना हम डेली खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट अगर है, हम पानी जरूरत से ज्यादा पी लेंगे तो हम उल्टी कर देंगे, तो उसका साइड इफेक्ट है पानी जो हम डेली पी रहे हैं, तो कोई भी पैथी का साइड इफेक्ट है, पहली चीज। अब हेमोपैथी लूं या एलोपैथी लूं, ये आपका पर्सनल चॉइस होगा, पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन मैं हमेशा लोगों को एक चीज कहता हूं, आपको जो भी पैथी ट्राई करनी है, एक ही पैथी ट्राई कीजिए। दो नाव की सवारी करेंगे, डूबना गारंटेड है। आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो वॉट एवर यू विश टू ट्राई, इट इज योर डिसीजन। आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर, तो मैं एलोपैथिक पार्ट ही समझा पाऊंगा। हेमोपैथी के बारे में के ऊपर मुझे कमेंट करना मेरे लिए सही नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली कोई एक पैथी ही चुनिए और अपना फंक्शनल आउटकम को कंपेयर कीजिए उससे कि क्या फायदा है, नहीं है। थैंक यू सर। तीसरा क्वेश्चन है सर,
अगर किसी पेशेंट को एएस है तो उसके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए? ओके, लाइफस्टाइल में एएस है तो एएस में किस स्टेज पे है, कितना कॉम्प्लिकेशंस है, तो हर कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना ही है, प्लस पेन को अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि डिजीज प्रोग्रेशन हो रहा है, आप डिजीज प्रोग्रेशन मतलब आप कंपेयर कीजिए कि आप 6 महीना साल भर पहले कितना झुक सकते थे या कितना गर्दन घुमा सकते थे, आपका चेस्ट एक्सपेंशन कितना था। अगर वो डिटोरिएट कर रहा है, यू हैव टू बी कॉशियस। दवाई का डोज नीड्स टू बी चेंज, और दवाई हैज टू बी मेडिसिन हैज टू बी रेगुलराइज्ड। हो सकता है कि ये प्रिवेंशन अगर हम वर्सनिंग को करें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज, जब भी आप कोई ठंडी ठंडी जगह पे जाएं, और अभी गर्मी का समय है, लोग एसी यूज करते हैं, तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एयर कंडीशन। 20-22 डिग्रीज डेफिनेटली एएस में वर्सन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसका वो समाधान ये है कि 26 डिग्री 27 डिग्री इज एन आइडियल रूम टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस विल बी देयर। अदर थिंग इज, डू अ जॉब, something which is a desk job will be more beneficial rather than a field job। या ऐसा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवॉइड कीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा बैक पे, नेक पे स्ट्रेन पड़ रहा हो, वो अवॉइड कीजिए। नो डाउट, मैं बार बार कहता हूं कि मोबिलिटी करना है, मोबिलिटी करना है, लेकिन अगर ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हाई एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, जिसमें जल्दी जल्दी घूमना पड़ता हो, जैसे बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, इसमें आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, तो अवॉइड कर सकते हैं। Exercise wise, best is to go for swimming. If you don't know swimming, be careful, be cautious, but yes, you should learn swimming। डे टू डे एक्टिविटीज में हम जैसे वेस्टर्न वॉशरूम, अगर इंडियन बाथरूम यूज कर रहे हैं और आपको बार बार दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली यू कैन शिफ्ट टू वेस्टर्न वॉशरूम। ऐसा नहीं है कि इंडियन वॉशरूम में तकलीफ होगी, तकलीफ अगर आपकी बढ़ रही है तो डेफिनेटली चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। देयर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड, दैट डेफिनेटली इट विल हेल्प। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है, हाई बॉडी वेट के कारण भी एएस हो सकता है क्या? जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोटापा के कारण एएस हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एएस के कारण भी मोटापा हो सकता है। अब एएस अगर किसी को है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत घट जाएगी, और वो अपने फूड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी घटेगी, तो जो भी आप कैलोरीज ले रहे हैं वो जमा होता जाएगा, वो फैट ले रहे हैं जमा होता जाएगा, तो वेट पुट ऑन करना क्वाइट कॉमन होता है। और मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट पुट ऑन वेट, क्योंकि वजन बढ़ने के बाद तो फिर नो डाउट ट्रबल्स बढ़ेगा। ओबेसिटी लीड्स टू एएस? आई डोंट थिंक सो। ऐसा बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, वंस इन अ वाइल है। मोटे लोगों में एएस का रिस्क उतना ही है जितना और लोगों में है, लेकिन एएस के कारण मोटापा होना क्वाइट कॉमन है। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन, एएस के कारण बाइक राइडिंग पे भी इफेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, बाइक राइडिंग पे एएस के कारण इफेक्ट होता भी है। जैसे बाइक पे आपको जब चढ़ना होता है तो पैर उठा करके ऊपर चढ़ना होता है, कमर को थोड़ा झुकाना पड़ता है, तो वो थोड़ा इफेक्टेड हो जाता है। दूसरी चीज, जब आप टर्न करते हैं बाइक को, एक डायरेक्शन में घूमते हैं, तब गर्दन भी आपको घुमानी होती है, देखनी होती है दाहिने बाएं से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका रियर मिरर पे काम करना देखना होता है, तो उसके लिए गर्दन का मूवमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। आंख से एक लिमिटेड मूवमेंट ही होता है, तो गर्दन का मूवमेंट देखना या क्रॉस ओवर करना डेफिनेटली होता है, उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। थैंक यू सर। क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। और भी कुछ प्रश्न दर्शकों को रहेंगे तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। We are ending the webinar. First of all, I would like to thank Dr. Abhinav Singh sir. Thank you very much for giving your valuable time on a Saturday. You answered all the questions in a very simple and easy to understand manner. I hope that everyone who joined our online program today has benefited from it. On behalf of Hetero Healthcare, we will continue to organize such awareness programs in the future. Once again, thank you to all the doctors and participants for joining this program. Thank you.